ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 6 की प्रश्नावली 6.2। पाठ 6 की अभी तक हमने परिचय वाली वीडियो कर ली है, प्रश्नावली 6.1 कर ली है। तो अब बारी आ जाती है प्रश्नावली 6.2 की। प्रश्नावली 6.2 में कुल 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन को इसी वीडियो में हल किया जाएगा। इस प्रश्नावली के अलावा पाठ की जो भी अन्य वीडियो है परिचय के साथ साथ सभी प्रश्नावलियां, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, फर्स्ट कमेंट में भी दिए गए हैं। सभी को देख लेना और पाठ पूरा अपना कर लेना। इस वीडियो में अगले पेज से शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 6.2। प्रश्नावली 6.2 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आकृति में डीई समांतर बीसी है तो पहले वाले भाग में हमें ईसी ज्ञात करना है। देखो बिल्कुल सिंपल समझो, यहां पर हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी। जो भी हमारा ये त्रिभुज है इसको एक रेखा काटती है डीई। यहां पर हमारा डी बिंदु है, यहां पर ई बिंदु है। जो भी हमारी ये डीई रेखा है ये बी सी के समांतर है। ठीक है, अब हमें यहां पर ई सी ज्ञात करना है। ए डी हमें 1.5 दिया गया है, डी बी हमें 3 दिया गया है, ए ई हमें 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ई सी कितना होगा ये बताना है। तो बहुत आसान तरीके से सबसे पहले वाले भाग को हम हल करेंगे। सबसे पहले वाले भाग में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो डी ई जो है ना वो समांतर है हमारा बी सी के। ये जानकारी तो हमें क्वेश्चन में ही दी गई है, इसको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। अब जो थेल्स प्रमेय थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारी भुजाएं होती हैं ए डी बटे में डी बी, इसको हम लिख सकते हैं। मैं लिख दूंगा यहां पर ए डी, इसके बटे में आ जाएगा यहां पर डी बी। ये बराबर होता है जो दूसरी भुजा होती है हमारी ए ई अपॉन में ई सी के। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए ई बटे में आ जाएगा यहां पर ई सी के। ये क्यों हुआ है इसका कारण हम लिखेंगे बीपीटी से। बीपीटी यानी कि थेल्स प्रमेय से हमने इसको लिख दिया है। अगर कोई भी हमारी भुजा जो है वो बराबर होती है त्रिभुज की किसी एक भुजा के, तो वो दोनों भुजाओं को बराबर यहां पर अनुपात में बांटती है। ये हमने बीपीटी यानी कि थेल्स प्रमेय से सीखा था। अब यहां पर बस मान रख देना है आपको। एडी का मान कितना है 1.5, एडी के स्थान पर रख देंगे यहां पर 1.5 बटे में यहां पर डी बी के स्थान पर कितना रख देंगे भाई 3। डी बी के स्थान पर 3 रखने के बाद बराबर का निशान लगा लो। ए ई का मान हमें देखना है भाई, ए ई का मान कितना है 1 सेंटीमीटर दिया गया है, रख दो। और ई सी का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो ई सी के स्थान पर हमें ई सी ही रखना है। यहां पर हमारा ई सी आ जाएगा। अब यहां पर जो चीजें हम काट सकते हैं उनको काट लेना है। जैसे 1.5 को 2 से गुना करने पर 3 बनता है, यानी कि यहां पर 1.5 एक कम 1.5 दूनी 3 हो जाता है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस में गुना कर देनी है इस तरह से। ईसी को यहां पर हम 1 में गुना करेंगे, यहां पर 1 बचा है, ईसी को 1 में गुना करने पर हमारा ई सी ही रहेगा। किसी भी संख्या को हम 1 में गुना करते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो ईसी को 1 में गुना करने पर हमारा ईसी आ गया। यहां पर हमारा 2 बचा है, इसको 1 में गुना कर देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। हमें क्या करना था, ई सी का मान ज्ञात करना था। ये आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारे पहले वाले भाग का उत्तर। दूसरा वाला भाग करना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। जो भी हमारा दूसरा वाला भाग है उसकी आकृति यहां पर बना दी है। इसमें हमें ए डी ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। इसके अलावा हमें ए ई सी और डी बी ये सारी भुजाएं दी गई हैं। जो भी हमारा दूसरा वाला भाग है इसमें भी डी ई वाली भुजा जो है वो समांतर है बी सी के। तो हम अनुपात क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे में डी बी लिख सकते हैं, जैसा हमने पहले वाले भाग के लिए लिखा था। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए डी बटे में डी बी। ये बराबर हो जाएगा हमारा दूसरी वाली भुजा ए ई और ई सी के। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास भाई ए ई बटे में आ जाएगा यहां पर ई सी। अब इनका मान हमें रखना है। ए डी का मान हमें नहीं पता है, डी बी का मान 7.2 है। तो यहां पर मेरा ए डी ऐसा का ऐसा, डी बी की जगह पर 7.2 बराबर में ए ई का मान 1.8 और ई सी का मान 5.4। ए ई के स्थान पर 1.8 रखने के बाद ई सी के स्थान पर 5.4 रखना है। अब काट सकते हैं, उन संख्याओं को काटेंगे। यहां पर जो दशमलव लगा है उसके बाद एक संख्या है, नीचे भी जो दशमलव लिखा है उसके भी पीछे एक ही संख्या है, यानी कि दशमलव से दशमलव हम काट सकते हैं। बिंदु से बिंदु को हम काट देंगे तो ऊपर 18 नीचे 54। 18 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 18 एकम 18 होता है, 18 तिये
54 होता है। अब क्या करना होगा, जो भी हमारा यहाँ पर 7.2 है इसको इस तरफ भेज दो भाई। जब भी हम नीचे वाली संख्या को इस तरफ भेजते हैं तो वो क्रॉस में जाती है, ठीक है। 7.2 इधर ऊपर चला जाएगा, ऊपर हमारे पास 1 है, 7.2 को यहाँ पर 1 से गुना किया जाएगा तो हमारे पास ए डी का मान है वो क्या आ जाएगा, 7.2 को इधर 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.2 बटे में जो 3 है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब हम 3 से 7.2 को काटेंगे भाई, 3 से 7.2 को काटेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, उसके बाद 1 और 2 12 हो जाएगा, दशमलव हमने लगा लिया है, 3 चौके 12 होता है। यानी कि काटने पर हमारा ए डी का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2.4 हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे भाग में जो भी हमें उत्तर ज्ञात करने थे हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, अब उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ जाती है। इसमें है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। यहाँ पर ये हो गया हमारा पी क्यू आर त्रिभुज। हमारी भुजा पी क्यू जो है, पी से क्यू तक हमारा क्या आता है भाई, ई बिंदु यहाँ पर इसके बीच में आ जाता है और पी आर पर हमारा एफ वाला बिंदु आ जाता है। आप यहाँ पर देखो, ये हमारी पी आर भुजा है, इस पर हमारा एफ वाला बिंदु आ जाता है। ई और एफ को आपने जोड़ देना है, ये आकृति आपको बना लेनी है। अब पहले वाले भाग में हमें बताना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। क्या हमारी ई एफ समांतर क्यू आर है, देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करते हैं इसको, यहां पर हम क्या करेंगे, अनुपात लिखेंगे पी ई बटे में ई क्यू का। तो पहले वाले भाग का हल हम यहां से शुरू करते हैं। हमें यहां पर क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारी भुजा है पी ई बटे में यहां पर हमें लिखना है ई क्यू। हमें चेक करना है यहां पर पीई बटे में ई क्यू हमें क्या मिलेगा। देखो पीई का मान 3.9 है, ई क्यू का मान यहां पर 3 सेंटीमीटर दिया गया है तो 3.9 आ जाएगा पीई के स्थान पर, ई क्यू के स्थान पर आ जाएगा 3। अब इनको काटने पर हमारे क्या आएगा, ये देखो 3 से हम काट सकते हैं 3.9 को, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी कि यहां पर आएगा हमारा 1.3 बटे में 1। जो भी हमारा पीई बटे में ई क्यू है उसका अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरह से पी एफ और एफ आर जो हमारा है इसका अनुपात भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख लिया है भाई पी एफ बटे में हो जाएगा यहां पर एफ आर। अगर ये अनुपात हमारे एक दूसरे के बराबर आ गए तो समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब पी एफ जो मैंने लिखा है इसका मान 3.6 है, एफ आर का मान 2.4 है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 3.6 बटे में आ जाएगा 2.4 है। अब इनको काट लो भाई, काटने पर क्या आएगा, दोनों में आप देख सकते हो दशमलव लगा है और दशमलव के पीछे सिर्फ एक ही संख्या है, यानी कि बिंदु से बिंदु को हम काट सकते हैं। इसके बाद 12 के पहाड़े में 24 भी आता है और 36 भी आता है। 12 दूनी हो जाता है 24, 12 तिये होता है 36, यानी कि यहां पर हमें मिलेगा 3 बटे में 2। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां जो अनुपात मिला है और यहां जो अनुपात मिला है वो दोनों अलग अलग हैं। अगर ये अनुपात एक दूसरे से अलग हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो भी मेरी पी ई बटे में ई क्यू है वो बराबर नहीं है पी एफ बटे में एफ आर के। ये मैं बोल सकता हूं कि भाई ये दोनों जो अनुपात हैं यहां पर जो लिखे हैं ये एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो मैं क्या कहूंगा भाई कि जो भी मेरी भुजाएं ई एफ समांतर क्यू आर है ये बिल्कुल नहीं है। यहां पर एक लाइन में लिख देंगे उत्तर, ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। समांतर क्यों नहीं है, क्योंकि अनुपात हमारे बराबर नहीं आए हैं। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग भी करना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। दूसरे वाले भाग में हमें पीई और क्यूई का अनुपात करना है, ठीक है। पीई बटे में ई क्यू करेंगे तो यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई पीई बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास ई क्यू, इनका मान रख दो। देख सकते हो पीई का मान 4 है और क्यूई का मान 4.5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बटे में 4.5 है। अब एक चीज मुझे बताओ, नीचे से अगर मुझे दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे भाई, ऊपर हम 10 से गुना कर देंगे। अगर ऊपर 10 से हमने गुना कर दी तो नीचे वाला दशमलव कट जाएगा, हट जाता है। इनको अब हल कर लो, 4 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 40, नीचे वाला दशमलव हट गया है तो ये हो जाएगा हमारा 45 है। अब जो भी हमारा यहां पर 5 के पहाड़े में 40 भी आएगा, 45 भी आएगा,
5 अठे 40 होता है, 5 निम 45 होता है। काटने पर हमें अनुपात क्या मिलेगा? 8/9 का अनुपात यहां पर मिलता है हमें पीई बटे में ई क्यू का। इसी तरह से फिगर में आप देखो यहां पर हमें पी एफ और एफ आर का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं पी एफ बटे में आ जाएगा यहां पर एफ आर, इनका अनुपात क्या होगा? अब यहां पर देखो 8 सेंटीमीटर है, आर एफ 9 सेंटीमीटर है, तो पी एफ की जगह पर 8 बटे में एफ आर की जगह पर 9 आ जाएगा। क्या इनको हम काट सकते हैं भाई? किसी भी कॉमन पहाड़े में ये नहीं आते हैं तो नहीं काट सकते हैं। यहां पर 8/9 आया है, यहां पर भी 8/9 आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों यहां पर जो भी हमारी भुजाएं हैं इनका अनुपात बराबर है। मैं इस तरह से लिख सकता हूं पी ई बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास ई क्यू, ये अनुपात जो है ये पी एफ बटे में एफ आर के बराबर है, क्योंकि दोनों में हमें क्या मिलता है? 8/9, 8/9 मिल जाता है। अगर ये अनुपात बराबर है तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो भी मेरी ई एफ वाली भुजा है वो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी क्यू आर के। अनुपात बराबर जब आएगा तो भुजाएं हमारी समांतर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला भाग हमने कर लिया, तीसरा वाला भाग करना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी यानी कि तीसरा वाला भाग हमारे सामने आ जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्या समझाने वाला हूं। यहां पर हमें जो भी मान है वो तो दिए ही गए हैं। हम क्या कर सकते हैं? यहां पर देखो पी क्यू का मान दिया गया है, यानी से पी क्यू पूरी लंबाई दी गई है पी क्यू की। इसी तरह से पी आर हमें दिया गया है, इस वाली रेखा की पूरी लंबाई हमें दी गई है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? पी ई बटे में पी क्यू का मान ज्ञात करेंगे। यहां पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई पी ई बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास पी क्यू। जिस तरह से जानकारी दी गई है उसी हिसाब से इसको हल करना पड़ेगा। मैंने यहां पर पी से ई तक लिया, बटे में ले लिया मैंने पी क्यू को। ठीक है, पी ई का मान दिया गया है, पी क्यू का मान दिया गया है। पी ई का मान दिया गया है मुझे 0.18 और पी क्यू का मान दिया गया है 1.28। ये रख देना है। अब ध्यान से देखो, दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, तो दशमलव से दशमलव को काटने पर हमारे पास क्या संख्याएं मिल जाएंगी? ऊपर आ जाएगा हमारे पास 18, नीचे आ जाएगा हमारे पास 128। अब 2 के पहाड़े से 18 और 128 दोनों को काटा जा सकता है। 2 से 18 को काटेंगे, 2 नीम 18 होता है। यहां पर 2 छिके 12, 2 चौके 8 है, यानी कि जो संख्याएं हैं काटने के बाद वो हमें क्या मिल जाएंगी? 9/64 अनुपात यहां पर हमें मिल रहा है। ठीक है, 9/64 हमारा अनुपात किसका आ गया? पीई बटे में ई क्यू का। दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे, हम पी एफ और पी आर का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं पी एफ बटे में रखेंगे यहां पर मैं पी आर है। इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं अनुपात है। पी एफ का मान देखो कितना दिया गया है भाई? 0.36 दिया गया है। तो 0.36 बटे में यहां पर हमारी कौन सी संख्या आ जाएगी? यहां पर हमारे पास पी आर आएगा। पी आर का मान 2.56 दिया गया है, तो 2.56 लिख लेना है। दशमलव के बाद दो संख्याएं, ऊपर भी दशमलव के बाद दो संख्याएं, दशमलव से दशमलव को काट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ऊपर 36 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 256 यहां पर आ जाएगा। 4 से 36 को भी काटा जा सकता है, 256 को भी काटा जा सकता है। 4 से 36 को काटेंगे, 4 निम 36 होता है। यहां पर 4 छिक 24 हो जाएगा, उसके बाद 4 चौके 16 हो जाएगा। यहां पर भी काटने पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 9/64 हमें मिल रहा है। आप देख सकते हो 9/64 यहां पर है, 9/64 यहां पर है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो भी मेरा ऊपर वाला है पीई और बटे में पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा मेरा पी एफ बटे में पी आर के। अगर ये दोनों अनुपात मेरे बराबर आए हैं, ठीक है, तो पीई बटे में पी क्यू, पी एफ बटे में पी आर बराबर आ गए हैं, तो मैं कहूंगा इसलिए हमारी जो रेखाएं हैं ई एफ और जो हमारी क्यू आर हैं वो हो जाती हैं समांतर। अनुपात बराबर आ गया तो समांतर हमारी ये हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों भाग हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करनी है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें हमें आकृति यहां पर दी गई है। आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो हमें सिद्ध करना है कि ए एम बटे में ए बी बराबर होगा ए एन बटे में ए डी के। तो बहुत आसानी से हम सबसे पहले क्या करेंगे? आकृति में जो हमारा त्रिभुज
ए बी सी है उसको ले लेंगे। त्रिभुज ए बी सी को ध्यान से देखो, ये हमारा है त्रिभुज ए बी सी। इस वाले त्रिभुज में हमारी कौन कौन सी रेखाएं समांतर हैं भाई, यहां पर देखो एल एम और सी बी, ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि भाई ए एल बटे में ए सी हो जाएगा, जो भी भुजाएं हैं उनका अनुपात लिख सकता हूं। अगर यहां पर मेरी भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात बराबर होता है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देंगे एल एम समांतर है सी बी के, ये हमें दिया गया है यहां पर, ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। अब ए एल बटे में ए सी लिख लेता हूं, यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए एल बटे में आ जाएगा मेरे पास ए सी, ये बराबर होगा कौन सी भुजा के, एम एल जो भुजा है ये ए बी को काटती है ना, तो इस वाली भुजा का अनुपात ए एम और ए बी लिखा जाएगा यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा भाई ए एम बटे में आ जाएगा ए बी। ये कैसे हुआ है, इसका कारण क्या रखना होगा हमें, बी पी टी यानी कि थेल्स प्रमेय से इसको हमने लिखा है अनुपात में। ये हो जाएगा हमारा यहां पर पहला समीकरण है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाने के लिए मैं त्रिभुज ले लूंगा अब की बार, ये वाला ए डी सी वाला त्रिभुज यहां पर मैं लिख लेता हूं। त्रिभुज मेरा कौन सा है, ए डी सी त्रिभुज है। ए डी सी त्रिभुज में कौन सी भुजाएं मेरी समांतर हैं, यहां पर एल एन और सी डी यहां पर समांतर हमें दी गई हैं। तो लिख लेता हूं एल एन समांतर है सी डी के। अगर एल एन और सी डी एक दूसरे के समांतर है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं भाई, भुजा यहां पर इस त्रिभुज की हमारी कौन सी है, ये पूरी भुजा ए सी है। इसको मैं इस तरह से लिखूंगा ए एल बटे में ए सी, ठीक है। तो यहां पर मेरा आ जाएगा ए एल बटे में आ जाएगा ए सी, एक सेकेंड, यहां पर मेरा आएगा ए सी, और ये बराबर होगा किसके भाई, जो दूसरी भुजा है मेरी ए एन बटे में ए डी के, ये भी आ जाएगा यहां पर मेरे पास ए एन बटे में ए डी। ये भी हमारा किससे होगा, बी पी टी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। ये हो गया यहां पर मेरा दूसरा समीकरण। अब जो भी मेरा पहला समीकरण है और जो भी मेरा दूसरा समीकरण है, पहले और दूसरे समीकरण से हम क्या करेंगे भाई, पहले और दूसरे समीकरण को ध्यान से देखना है। इसमें देखो ए एल बटे में ए सी आया है, इसमें भी ए एल बटे में ए सी आया है, दोनों ये एक दूसरे के बराबर आए हैं ना, तो इनके जो बराबर हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे ना। तो मैं लिख सकता हूं ए एम बटे में ए बी और ए एन बटे में ए डी, ये भी बराबर हो जाएंगे। मैं लिख देता हूं ए एम बटे में ए बी, ये बराबर हो जाएगा मेरा ए एन बटे में यहां पर आ जाएगा मेरा ए डी के। क्या हमें यही प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था कि ए एम बटे में ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी। सिद्ध कर दिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आ जाती है। इसमें भी हमें आकृति दी गई है। आकृति में डीई समांतर है ए सी के, डीएफ समांतर है ए ई के। तो हमें ये सिद्ध करना है। सबसे पहले देखो, जो भी हमारा त्रिभुज है ना वो लेंगे हमें। यहां पर हमारा त्रिभुज है ए बी सी, सबसे पहले इसी त्रिभुज को ले लेते हैं। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी। इस वाले त्रिभुज ए बी सी में हमारी कौन सी रेखाएं समांतर हैं उन पर हम बात करेंगे। ए बी सी में हमारी जो ए सी वाली रेखा है ये समांतर है किसके, डी ई के, ठीक है। ए सी और डी ई एक दूसरे के समांतर हैं। तो जो बीच वाली जो दो रेखाएं हैं ना उनको हटा दो, डी एफ और ए ई को हटा दो। आपको यहां पर क्लियर दिखेगा कि डी ई और ए सी हमारी यहां पर समांतर रेखाएं हैं। यहां पर हमें उसको लिख भी लेना है कि भाई हमारी रेखा डी ई है, ये समांतर है हमारी ए सी के। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो मैं अनुपात कैसे लिखूंगा भाई, बी डी बटे में डी ए, बी ई बटे में ई सी। इस तरह से मैं अनुपात लिख सकता हूं ना। मैं लिखूंगा यहां पर बी डी बटे में आ जाएगा डी ए, बराबर हो जाएगा यहां पर मेरा क्या, बी ई। यहां पर आ जाएगा मेरे पास बी ई बटे में आ जाएगा मेरे पास ई सी। इस तरह से जो अनुपात है वो मैं लिख सकता हूं और इसका कारण भी मैं दे सकता हूं। यहां पर ये हो जाएगा हमारा बीपीटी यानी कि थेल्स प्रमेय से। ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर पहला। इसी तरह से अभी मैंने क्या किया था, जो मेरी भुजाएं डी ई और ए सी समांतर थी ना, इनसे मैंने ये अनुपात लिखे थे। अब की बार जो मेरी रेखाएं थी, मेरा पूरा फिगर था, वो मैं बना लेता हूं। यहां पर मैं डी एफ को जोड़ देता हूं और ए ई को भी यहां पर जोड़ देता हूं। ये जोड़ दिया मैंने। अब मैं जो त्रिभुज लूंगा ना वो होगा मेरा ए बी
ई वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज को लूंगा मैं। तो जो भी मेरी रेखाएं हैं ए सी और डी ई, इनको हटा लेता हूं। ठीक है, यहां पर क्या है मेरे पास, ए बी ई वाला मैंने त्रिभुज लिया है, तो उसके लिए यहां पर लिख लेता हूं त्रिभुज ए बी ई में ए बी ई वाला जो त्रिभुज है उसमें कौन सी समांतर रेखाएं हैं, डी एफ और ए ई हैं। यहां पर लिख लेता हूं डी एफ है समांतर मेरे पास यहां पर ए ई के। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डी एफ और ए ई मेरी समांतर रेखाएं हैं, तो मैं लिख सकता हूं बी एफ बटे में एफ ही ए बी डी बटे में डी ए, इस तरह से लिख सकता हूं ना मैं। तो यहां पर लिख लेता हूं बी डी बटे में डी ए हो जाएगा। उसके बाद बराबर में दूसरी वाली भुजा क्या है, बी एफ बटे में एफ ई हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास बी एफ बटे में आ जाएगा एफ ई। ये कैसे हुआ है, इसका कारण क्या होगा, बी पी टी प्रमेय से ये होता है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा ये दूसरा समीकरण। अब पहले और दूसरे समीकरण को बहुत ध्यान से देखो, जो हमारा यहां पर आकृति थी उसको भी मैं पूरा कर देता हूं। अब ए से मैं सी को यहां पर जोड़ देता हूं, इसके बाद जो भी मेरा यहां पर डी और ई है उसको भी जोड़ देता हूं। आकृति मैंने पूरी कर दी। जो भी हमारा पहला और दूसरा समीकरण है, उन दोनों समीकरणों से, पहले और दूसरे समीकरण से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जो भी यहां पर मेरा पहले समीकरण में बी डी बटे डी ए के बराबर दिया गया है, इस तरफ भी मेरा बी डी बटे में डी ए के बराबर दिया गया है, ये दोनों अनुपात जो हैं ये दोनों इसी के बराबर हैं, तो ये एक दूसरे के भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई बी ई जो है बटे में ई सी, ये जो है ये बराबर होगा मेरा बी एफ बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास एफ ई। यही हमें सिद्ध करना था, कर दिया यहां पर हमने सिद्ध। बीई बटे में ई सी जो है ये बराबर होगा बी एफ बटे में एफ ई के। सिद्ध हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। पांचवें के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आ जाता है। इसमें आकृति हमें दी गई है, आकृति में डीई समांतर है ओ क्यू के। हमारी रेखा कौन सी है भाई, डीई और ओ क्यू, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। डी एफ और ओ आर, ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर हमें दिए गए हैं। हमें दर्शाना है ई एफ समांतर है क्यू आर के। ई एफ वाली और क्यू आर वाले को हमें समांतर करना है। तो बहुत आसान तरीके से सबसे पहले मैं त्रिभुज लूंगा पी क्यू ओ। ठीक है, ओ पी क्यू इसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं त्रिभुज ओ पी क्यू वाला हमने लिया है। जो भी ओ पी क्यू त्रिभुज है, ओ पी क्यू वाले त्रिभुज में कौन कौन सी रेखाएं हमारी समांतर हैं, जो भी ई डी है और ओ क्यू है, डी ई और ओ क्यू, ये वाली समांतर हमें रेखाएं दी गई हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं डी ई समांतर है हमारी ओ क्यू के। अब अगर ये दो रेखाएं डी ई और ओ क्यू समांतर हैं, तो मैं इनके भुजाओं का अनुपात कैसे लिख सकता हूं, पी डी बटे में डी क्यू और पी ई बटे में ई क्यू, इस तरह से लिखूंगा ना मैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा मेरा यहां पर, पी डी हो जाएगा बटे में डी ओ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरा यहां पर पी ई बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास ई क्यू। और ये कैसे हुआ है भाई, बी पी टी का यूज यहां पर हमने किया है, यानी कि थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करके हमारा पहला समीकरण हमने बनाया। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। यहां पर दूसरा त्रिभुज हो जाएगा मेरे पास यहां पर ओ पी आर, ये वाला त्रिभुज मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं त्रिभुज ओ पी आर। ओ पी आर वाले त्रिभुज में कौन सी रेखाएं समांतर दी गई हैं, जो डी एफ है और ओ आर है, डी एफ और ओ आर ये दोनों समांतर हमें दी गई हैं। यहां पर इनको ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। डी एफ समांतर है यहां पर मेरी ओ आर के। अगर डी एफ और ओ आर समांतर हैं तो मैं लिख सकता हूं कि भाई पी डी बटे में डी ओ, ये हो जाएगा पी एफ बटे में एफ आर बीपीटी का इस्तेमाल करके। तो यहां पर हो जाएगा मेरा पी डी बटे में आ जाएगा मेरे पास डी ओ, ये बराबर हो जाएगा मेरा किसके, पी एफ बटे में एफ आर के। आसानी से हमने यहां पर क्या किया, इसको बी पी टी से जो भी हमारा अनुपात था वो हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब पहला और दूसरा समीकरण ध्यान से आप देखोगे तो पी डी बटे में डी ओ यहां पर भी है, पी डी बटे में डी ओ यहां पर भी है। इसके बराबर में जो भी हमारा अनुपात है वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं पहले और दूसरे समीकरण से, पहले और दूसरे समीकरण से पी डी बटे में डी ओ इस तरफ भी है, इस तरफ
तरफ भी है तो इसके बराबर जो अनुपात हैं वो एक दूसरे के बराबर ये हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई जो भी मेरा यहाँ पर सबसे पहले कौन सा अनुपात आया है, पीई बटे में ई क्यू यहाँ पर आया है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पीई बटे में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ई क्यू, ये बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ बटे में एफ आर के। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा पी एफ बटे में एफ आर, ये दोनों अगर बराबर मेरे आ गए हैं, क्या अनुपात है भाई, पी ई बटे में ई क्यू यहाँ पर हमारे पास आया है, और दूसरी तरफ पी एफ बटे में एफ आर वाला अनुपात हमारे पास आया है। अगर अनुपात बराबर हमारे आते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। मैं ये कह सकता हूं यहां पर लिखकर कि ई एफ जो है मेरी वो समांतर हो जाएगी क्यू आर के, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पर ई एफ और क्यू आर हैं ये पी ई बटे में ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर, इन रेखाओं को बराबर अनुपात में बांट रही हैं। बराबर अनुपात में बांटती हैं तो समांतर रेखाएं ही होती हैं। इसका कारण भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। हम लिखेंगे विलोम बीपीटी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बीपीटी से हमने ये कर दिया है। जो बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी प्रमेय है, उसके विलोम से ये हमने सिद्ध यहां पर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ जाती है आकृति में। आकृति हमें यहां पर दी गई है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें है ओपी ओक्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी दिया गया है। वो बिंदु इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए सी समांतर है पी आर के, बी सी समांतर क्यू आर, ये हमको दर्शाना है। तो बिल्कुल आसान, पी क्यू आर यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है। इसी त्रिभुज के अंदर ए बी सी बी यहाँ पर एक त्रिभुज है। त्रिभुज में जो भी हमारे यहाँ पर रेखाएं हैं, ओ से पी, ओ से क्यू, ओ से आर तक, इन पर बिंदु ए बी और सी आते हैं। हमें यहां पर ए बी और पी क्यू क्या दी गई हैं, समांतर दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए, देखो मैं त्रिभुज ले लेता हूं ओ पी क्यू, ये वाला जो त्रिभुज है ना जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको मैं ले लेता हूं। ये कौन सा है भाई, त्रिभुज ओ पी क्यू मैंने ले लिया है। भाई त्रिभुज ओ पी क्यू में हमारी कौन सी रेखाएं हैं जो समांतर हैं, देखो हमें क्या दिया है, ए बी समांतर है पी क्यू के, ये हमारी ए बी रेखा है, ये हमारी पी क्यू रेखा है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, मुझे दिया गया है इस त्रिभुज में ए बी समांतर है पी क्यू के। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो जो बची हुई दो रेखाएं हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, दोनों रेखाएं समान अनुपात में होंगी। बिल्कुल आसान है ना। तो मैं लिख सकता हूं ओ ए अपॉन में ए बी, ओ बी बटे में बी क्यू, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। मैं लिख लेता हूं ओ ए, उसके बाद बटे में आ जाएगा यहां पर ए पी, बराबर में आ जाएगा मेरे पास ओ बी बटे में बी क्यू। ये मैंने किससे किया भाई, ये मैंने किया बीपीटी का इस्तेमाल करके, बीपीटी प्रमेय का इस्तेमाल से ये मेरा पहला समीकरण मैंने बना लिया। इसके बाद दूसरा समीकरण बनाने के लिए मैं दूसरा त्रिभुज ले लूंगा, ओ पी आर वाला जो त्रिभुज है ना, मैं इसको ले लेता हूं। तो यहां पर लिख लेता हूं, मैं लेता हूं त्रिभुज ओ पी आर। ओ पी आर में जो हमारी रेखाएं हैं कौन कौन सी समांतर हैं, ए सी और पी आर समांतर यहां पर हमें दी गई हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई मेरी रेखा ए सी समांतर है ये पी आर के। अगर मेरी रेखा ए सी और पी आर समांतर हैं तो किस तरह से लिखा जा सकता है, ओ ए बटे में ए पी, ओ सी बटे में सी आर लिखा जा सकता है ना आसानी से। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा भाई, ओ ए बटे में ए पी आ जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा मेरे पास ओ सी बटे में सी आर। ये भी मेरा एक समीकरण बन गया है और ये किससे बना है, बीपीटी प्रमेय के इस्तेमाल से। तो ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब अगर हम पहले और दूसरे समीकरण को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें एक यहां पर चीज पता चलेगी। वो चीज क्या है कि ओ ए बटा ए पी यहां पर भी आता है और यहां पर भी आता है। तो ओ ए बटा ए पी के बराबर में जो भी यहां पर हमारा क्या है, अनुपात है, और यहां पर अनुपात है, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं ओ बी बटे में बी क्यू बराबर होगा ओ सी बटे में सी आर। यहां पर लिख देता हूं ओ बी बटे में आ जाएगा यहां पर बी क्यू। ये पहले वाले समीकरण से मैंने ये वाला उठाया है, यहां पर लिख दिया। दूसरे वाले समीकरण से ओ सी सी आर यहां पर लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा मेरे पास ओ सी बटे में सी आर। ये दोनों जो अनुपात हैं ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब आप जो आकृति दी गई है उस पर देखो, ओ बी बटे में बी क्यू क्या है, ओ बी यहां पर हमारे पास है, बी से क्यू यहां पर हमारे पास है, ओ सी है और सी
आर है। जो भी हमारा ओ बी, बी क्यू, ओ सी, सी आर, ये हमारे क्या हैं, समान अनुपात में हैं। अगर ये वाली रेखाएं हमारी समान अनुपात में हो गई तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई बी सी और क्यू आर क्या हो जाएंगी, हमारी समांतर रेखा हो जाएंगी। तो यहां पर लिख देंगे बी सी ये समांतर हो जाएगी हमारी क्यू आर के, और इसका कारण क्या देंगे, कारण दे देंगे विलोम। कौन सी वाली उसका विलोम यूज किया है हमने, बीपीटी का। विलोम प्रमेय बीपीटी के इस्तेमाल से अगर जो हमारी भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती हैं तो जो रेखाएं हैं वो समांतर यहां पर बीसी और क्यू आर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही आसान था, कंप्लीट हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। इसमें दिया गया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सबसे पहले हमें प्रमेय 6.1 का इस्तेमाल करना है और एक त्रिभुज की आवश्यकता हमें होगी। तो यहां पर सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। भाई ये मैंने एक त्रिभुज यहां पर बना दिया है। जो भी ये त्रिभुज है इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया हमारा यहां पर ए बी सी त्रिभुज दे देते हैं। तो ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु। अब ये कहता क्या है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर, त्रिभुज की एक भुजा हम ले लेते हैं ए बी, इसका कोई मध्य बिंदु ले लेते हैं। भाई ये हो गया इसका मध्य बिंदु, मान लेते हैं ये हमारा पी बिंदु होगा, मध्य बिंदु है, ठीक है। इस पी बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पी बिंदु से हम बी सी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। भाई ये मैंने रेखा यहां पर खींच दी। ये जो भी रेखा है यहां पर ए सी को किसी क्यू बिंदु पर काटती है, इसका नाम क्यू रख देते हैं। पहली भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी है जो तीसरी भुजा ए सी को समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है हमें यहां पर दिया गया है यहां एक त्रिभुज ए बी सी, ये हमें खुद से बनाना है। हमें ये कहा गया है कि भाई ए बी सी जो भी त्रिभुज है ना, मतलब त्रिभुज के पहले बिंदु, त्रिभुज की पहली भुजा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या करता है भाई, भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी कि ए पी और पी बी ये एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं इस तरह से लिख सकता हूं ए पी बराबर में पी बी हो जाएगी। ये चीजें हमें यहां पर दी गई हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो भी हमारा क्यू बिंदु है वो तीसरी भुजा यानी कि ए सी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो उसके लिए यहां पर सिद्ध करना है, इसके सामने लिख देता हूं कि यहां पर हमें क्या करना है भाई, Q जो बिंदु है हमारा वो AC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होगा कि AQ और QC हमारी बराबर हैं। अगर ये बराबर हमने सिद्ध कर दी तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सिद्ध करने पर आएंगे। आपने यहां पर क्या यूज करना है, प्रमेय 6.1 का। प्रमेय 6.1 हमें क्या बताती है कि भाई किसी भी पहली भुजा के बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है वो तीसरी मतलब भुजाओं को वो समान अनुपात में बांटती है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, AP बटे में PB लिखूंगा, यहां पर लिख लेता हूं। सिद्ध करने पर आएंगे, AP बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास PB बराबर में यहां पर क्या होगा, AQ और QC का अटे बटे में लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास AQ बटे में आ जाएगा यहां पर QC। अब एक चीज जो हमें यहां पर दी गई है कि P यहां पर मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो AP और PB हमारी दोनों बराबर होंगी। अगर यहां पर मैं PB जो दिया गया है, PB किसके बराबर है, AP के, तो इस वाले PB के स्थान पर मैं AP रख सकता हूं, दोनों बराबर ही तो हैं। तो ऊपर वाला AP मेरा ऐसा का ऐसा नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर ही आएगा, और जो PB है ना उसके स्थान पर मैं AP को रख दूंगा। PB के स्थान पर मेरा AP आ गया, बराबर में मेरे पास AQ बटे में आ जाएगा यहां पर QC। अब आप देखो यहां पर ऊपर भी AP नीचे भी AP, तो मैं AP से AP को काट दूंगा, कटने पर यहां पर A का हमारा आ जाएगा। अब यहां पर जो चीज है कि जो भी QC नीचे दिया गया है इस तरफ लेकर आएंगे तो एक में गुना हो जाएगा, एक में गुना होगा तो वो QC ही रहेगा, बराबर में हमारा AQ हो जाएगा। हमें क्या यही सिद्ध करना था कि भाई AQ और QC बराबर हैं, AQ और QC बराबर हो गए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा Q बिंदु है वो AC को समद्विभाजित करता है, यहां पर लिख दूंगा। Q बिंदु AC को समद्विभाजित करता है, ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है। तो आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए हमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। जो क्या है हमारा प्रमेय? बीपीटी यानी कि थेल्स का विलोम प्रमेय है। उसका इस्तेमाल हमें करना है और सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें सबसे पहले एक जरूरत होगी त्रिभुज की, उसका निर्माण यहां पर कर लेते हैं। भाई हमारे पास यहां पर एक त्रिभुज आ गया है, इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा यहां पर ए बी सी। अब यहां पर ध्यान हमें देना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो हम ए बी और ए सी का मध्य बिंदु ले लेते हैं। भाई ये मध्य बिंदु मान लो पी हो गया, ये मध्य बिंदु है ए सी का जो हमारा क्यू हो गया। इनको जोड़ भी देते हैं, पी और क्यू को हमने यहां पर जोड़ दिया। जो भी इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि पी क्यू और बी सी समांतर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हल करने में दिया क्या गया है, हमें अपनी तरफ से क्या दिया गया है? एक त्रिभुज दिया गया है भाई ए बी सी, जिसके मध्य बिंदु पी और क्यू हैं। ए बी और ए सी रेखाओं के मध्य बिंदु क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी कि ए पी और पी बी हमारी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये भी हमें दिया गया है कि ए पी बराबर है हमारी पी बी के। इसी तरह से यहां पर क्यू बी हमारा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करेगा? ए सी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि ए क्यू और क्यू सी बराबर हो जाएंगे। तो ये भी लिख लेना है हमें, ए क्यू बराबर हो जाएगा हमारा क्यू सी के। अब सिद्ध क्या करना है उस चीज पर ध्यान दो। सिद्ध हमें करना है कि पी क्यू और बी सी एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहां पर लिख लेंगे पी क्यू समांतर है बी सी के। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए? देखो ये वाली भुजा जो है मेरी ए बी, इसका मैं अनुपात लिखूंगा सबसे पहले। तो अनुपात क्या हो जाएगा? ए पी बटे में पी बी हो जाएगा। अब इस अनुपात में हम क्या करने वाले हैं उस चीज को ध्यान रखना। यहां पर ए पी बटे में पी बी लिखने के बाद जो भी मेरा पी बी है वो किसके बराबर है? यहां पर हमारा पी बी किसके बराबर है? ए पी के बराबर है। तो ऊपर वाला ए पी ऐसा का ऐसा रहेगा, बटे में जो पी बी है उसके स्थान पर मैं ए पी को लिख सकता हूं। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए पी, ऊपर भी ए पी है नीचे भी ए पी है। ए पी से ए पी को काट देंगे तो यहां पर हमारे पास एक आ जाएगा। ये होगा हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण भी कुछ इसी तरह से बनाएंगे। जो हमारी ए सी रेखा है इसका अनुपात लिखेंगे। इसका अनुपात ए क्यू बटे में क्यू सी हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ए क्यू बटे में आ जाएगा क्यू सी, बराबर का निशान लगा लो। जो भी ऊपर वाला मेरा ए क्यू है ऐसा का ऐसा लिख लो, और जो मेरा क्यू सी है ये क्यू सी किसके बराबर है भाई? ए क्यू के बराबर है। तो इस वाले क्यू सी के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? ए क्यू लिख सकता हूं। अब आप देखो ऊपर भी ए क्यू है नीचे भी ए क्यू है। ए क्यू से ए क्यू को काट दूंगा तो यहां पर भी हमारे पास एक आ जाता है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को ध्यान से देखोगे तो देखो ए पी बटे में पी बी करने पर हमारे पास एक आया, ए क्यू बटे में क्यू सी करने पर भी हमारे पास एक आया। ये दोनों हमारे क्या हैं? एक के बराबर हैं। तो ये आपस में भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। दोनों एक के बराबर हैं तो आपस में भी एक के बराबर ये हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई ए पी बटे में यहां पर आ जाएगा पी बी, ये बराबर होगा मेरा ए क्यू बटे में आ जाएगा क्यू सी। अब ध्यान से देखो भाई इस आकृति को, ए पी बटे में पी क्यू, देखो ये ए पी बटे में पी बी आएगा। यहां गलती से क्यू लिखा गया है, देखो यहां पर हमारा पी बी दिया गया है। तो इस क्यू को हटा के यहां पर बी लिख देते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारे पास बी। जो ये वाला अनुपात है ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लेना है, ये वाला अनुपात यहां पर लिख लेना है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। अब आकृति में ए पी बटे में पी बी दिया गया है, ए क्यू बटे में क्यू सी हमारा आ गया है। अगर अनुपात हमारे दो भुजाओं के बराबर आ जाते हैं तो वो कब होते हैं भाई? जब समांतर रेखाएं होती हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर पी क्यू जो हमारी रेखा है वो तीसरी रेखा बी सी के समांतर हो जाएगी। और ये क्यों होगी भाई? थेल्स प्रमेय 6.2 जो प्रमेय हमारी है उसका इस्तेमाल करके उसको हम कहेंगे विलोम प्रमेय। किसका विलोम है भाई? थेल्स का, यानी कि बीपीटी का प्रमेय जो है उसके विलोम 6.2 हमारी ये प्रमेय होती है, विलोम प्रमेय बीपीटी। इसका इस्तेमाल करके हमने सिद्ध कर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 को कि पी क्यू और बी सी यहां पर समांतर हो गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलेंगे अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ बटे में डी ओ के। बहुत आसानी से इसको हल करेंगे। हमें आकृति यहां पर दी गई है। इसमें क्या है भाई, ए बी सी डी ये हमारा एक समलंब है, चतुर्भुज तरह का होता है समलंब। और इसके जो भी विकर्ण हैं ए सी और बी डी ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। सबसे पहले ये दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा, रचना करनी होगी। किस चीज की रचना करेंगे, यहां पर जो भी हमारा यहां पर ओ बिंदु है ना, इस ओ बिंदु से होते हुई एक ऐसी रेखा हमें बना देनी है। यहां पर मैं बना देता हूं ओ बिंदु से होती हुई एक रेखा। इस रेखा का नामकरण करेंगे, इसको कह देंगे भाई हम पी क्यू। तो हमने क्या किया भाई, हमने यहां पर पी क्यू की रचना की। और ये पी क्यू जो रेखा हमने रचना की है वो ए बी और डी सी के समांतर होगी। ए बी डी सी एक दूसरे के समांतर हैं, तो पी क्यू इन दोनों के समांतर हमने यहां पर रचना कर दी है। यानी कि पी क्यू समांतर है हमारी ए बी के और ये समांतर है हमारी डी सी के। तीनों रेखाएं ए बी पी क्यू और डी सी तीनों एक दूसरे के समांतर यहां पर हमने बना दी। अब यहां पर हमें त्रिभुज लेना होगा। देखो ए बिंदु है, डी बिंदु है और बी बिंदु है। ए डी बी जो हमारा यहां पर ये त्रिभुज बनता है, इस त्रिभुज को हम ले लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं त्रिभुज मैंने कौन सा लिया है, त्रिभुज ए डी बी लिया है। त्रिभुज ए डी बी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारी कौन सी जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं भाई, ए बी और जो भी हमारी ये पी ओ है ये समांतर हमें दी गई हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि भाई ए बी समांतर है मेरी पी ओ के। आप कहोगे कि भैया आपने तो पी क्यू बनाई है। पी क्यू अगर समांतर है ए बी के तो उसकी आधी जो रेखा है, आधी या जो भी पी ओ तक है वो भी ए बी के समांतर ही हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहां पर हमारा जो भी ये त्रिभुज है कौन सा है, ए डी बी, इसकी भुजा ए पी बटे में पी डी और यहां पर बी ओ बटे में डी ओ, इस तरह से हम लिखेंगे अनुपात में। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए पी बटे में आ जाएगा पी डी, इसके बाद बराबर का निशान लगा करके इसी त्रिभुज की जो दूसरी भुजा है वो कौन सी है भाई, बी ओ इधर है और डी ओ इधर है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास बी ओ बटे में आ जाएगा यहां पर डी ओ। इनका अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा क्योंकि पी ओ और ए सी एक दूसरे के समांतर हैं। इनका अनुपात बराबर क्यों होगा, समांतर अगर हैं तो बी पी टी का यहां पर इस्तेमाल करके इनको यहां पर अनुपात को बराबर किया जाता है। ये हुआ हमारा पहला समीकरण। अब जो मैं दूसरे वाला त्रिभुज लेने वाला हूं उसको देखो। यहां पर मेरे पास ए है, डी है और यहां पर सी है। इस वाले त्रिभुज को ले लेता हूं, त्रिभुज ए डी सी वाला त्रिभुज मैंने लिया है। ए डी सी वाले में पी ओ और डी सी ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, मैंने त्रिभुज लिया है त्रिभुज ए डी सी जिसमें मेरी रेखाएं पी ओ और डी सी एक दूसरे के समांतर हैं। अगर पी क्यू डी सी के समांतर है तो जो पी ओ है वो भी डी सी के समांतर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। पी क्यू और डी सी समांतर हैं तो पी ओ और डी सी एक दूसरे के समांतर होंगी। अब जो भी हमारा ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए पी बटे में पी डी। सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं ए पी बटे में यहां पर आ जाएगा पी डी, बराबर का निशान लगा लेंगे। इसी त्रिभुज की जो दूसरी भुजा है वो कौन सी है भाई, ए ओ है और ओ सी है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो भी हमारी भुजा है उसको हम लिखेंगे ए ओ बटे में सी ओ। ये दोनों हमारी ए ओ बटे में सी ओ लिख लेंगे। अब ये भी हमारा किससे हुआ है भाई, बी पी टी का ही यहां पर हमने इस्तेमाल किया है। इससे हमने इसको, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण बना लिया। अब अगर आप ध्यान दोगे पहले समीकरण और दूसरे समीकरण पे, तो इस तरफ देखो ए पी बटे में पी डी, इस तरफ भी ए पी बटे में पी डी। अगर ये इस तरफ वाली वैल्यू हमारी भी एक दूसरे के बराबर आई हैं तो जो हमारी ये वाला मान होगा ये भी एक दूसरे के बराबर ही आएंगी। तो यहां पर जो भी हमारा बी ओ अपॉन डी ओ है और ए ओ बटे में सी ओ है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बी ओ बटे में डी ओ आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारे पास ए ओ बटे में सी ओ। आप ध्यान से देखो, क्या हमें यही सिद्ध करना था
बिल्कुल नहीं, AO बटे में BO की आवश्यकता हमें है। तो क्या करें भाई? देखो, CO यहाँ पर भाग में है, दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे भाई? इस तरह से क्रॉस में इन दोनों की अदला बदली कर देनी है हमें, हमारा जो सिद्ध है वो हो जाएगा। तो एक लाइन यहाँ पर लगा लेता हूँ। जो भी मेरा नीचे वाला DO है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा के ऊपर वाला AO है वो भी ऐसा का ऐसा रहेगा। हमें बदली किन की करनी है? इन दोनों को हम इस तरह से बदली कर सकते हैं। BO को नीचे लेकर आ जाओ और CO को यहां पर BO के स्थान पर लेकर चले जाओ। CO यहां ऊपर आ जाएगा, BO यहां पर नीचे आ जाएगा। अब देखो, AO बटे में BO, बिल्कुल ये AO बटे में BO हमारा आ गया है। इसी तरह से CO बटे में DO यहां पर आता है, ये भी हमारा आ गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सिद्ध कर दिया है कि AO बटे में BO ये बराबर होगा CO बटे में D। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 करना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे में BO बराबर है CO बटे में DO के। हमें यह दर्शाना है कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज वो होता है जिसकी दो विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले हमें एक ABCD क्या कर लेना है, ये हमने यहां पर एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया है। इसके विकर्ण AB और BC सॉरी AC और BD ये एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें यहां पर ये जानकारी दी गई है कि AO बटे में BO बराबर है CO बटे में DO के। हमें सिद्ध करना है ABCD एक समलम चतुर्भुज है। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि AB और DC समांतर हैं तो ये समलम चतुर्भुज हमारा हो जाएगा। सबसे पहला जो हम यहां पर करेंगे, हमने यहां पर रचना कर ली है, हमने यहां पर आकृति बना ली है। इस आकृति में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर मैं एक P बिंदु ले लूंगा और P से O को मिला दूंगा। जो भी यहां पर मेरा PO है ये मैंने क्या किया है, AB के समांतर रखा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं PO समांतर है मेरा AB के, ये मैंने रचना कर ली है। अब यहां पर मैं त्रिभुज लूंगा, कौन सा वाला, ADB वाला त्रिभुज मैं ले लेता हूं। इस त्रिभुज को लेने के बाद क्या करेंगे, त्रिभुज ले लिया है मैंने ADB, यहां पर त्रिभुज लिया है। इस वाले त्रिभुज में हमारी कौन सी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं भाई, PO और AB ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। लिख लेता हूं PO समांतर है मेरी AB के। अब इसकी भुजाओं का मुझे अनुपात लिखना होगा। त्रिभुज मेरा है तो AB बटे में PD, उसके बाद BO बटे में DO, इस तरह से लिख सकता हूं ना। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास AP बटे में PD बराबर में आ जाएगा मेरे पास BO बटे में आ जाएगा DO। ये हो जाएगा मेरा BPT से। BPT का इस्तेमाल यहां पर हमने किया है, ये पहला समीकरण हमने बना लिया है। अब इस पहले समीकरण के बाद हमें जो दिया गया है ना उसको यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, एक रेखा यहां पर मैं लगा लेता हूं। उसके बाद जो भी हमें यहां पर दिया गया है इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लेते हैं। AO बटे में BO दिया गया है, बराबर में है CO बटे में DO, ये मान लेते हैं हमारा हो जाएगा यहां पर। मतलब ये हमारा एक समीकरण हो गया, ये हमें पहले से दिया गया है। अब क्या किया जाए, जो पहला समीकरण है उसमें मेरे पास BO बटे में DO आया है, यहां पर BO है, यहां पर DO है, तो मुझे BO बटे में DO चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे भाई, BO और CO की जो जगह है ना उनकी अदला बदली कर देंगे। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा भाई, AO बटे में CO यहां पर BO के स्थान पर आ जाएगा, नीचे लेकर आ जाएंगे CO कर, बराबर में यहां पर क्रॉस में हम इस तरह से जगह बदली कर सकते हैं, गणित का ये नियम होता है। तो BO बटे में DO आ जाएगा। अब यहां पर देखो BO बटे में DO हमें मिल गया है ना, ये होगा हमारा अब दूसरा समीकरण। जो भी मेरा पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है उनसे क्या निष्कर्ष निकलेगा, पहले और दूसरे समीकरण से, पहले और दूसरे समीकरण में आप ध्यान देना है कि BO बटे में DO, इसमें भी आया है BO बटे में DO, ये दोनों किसके बराबर हैं, AP बटे में PD के और AO बटे में CO के। अगर इसके BO बटे में DO दोनों में आया है तो इनके बराबर हमारी जो भी यहां पर अनुपात आता है वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी कि AP बटे में PD और AO बटे में CO ये दोनों बराबर यहां पर हम लिख सकते हैं। AP बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास PD, बराबर हो जाएगा यहां पर AO बटे में CO के। ये दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि दोनों यहां पर BO बटे DO के बराबर हैं तो आपस में भी बराबर हो जाएंगे।
अब यहाँ पर ध्यान देना है आपने, इन अनुपातों को हमें देखना है। देखो ए पी बटे में यहाँ पर आ जाता है पी डी, इसके बाद हमारा क्या आता है ए ओ आता है और सी ओ आ जाता है। अगर हम इस वाले त्रिभुज को लेते हैं तो इसकी भुजा ए डी और ए सी का जो अनुपात है वो बराबर आ गया है। ठीक है, मैं त्रिभुज ए डी सी को लेता हूं तो ए पी बटे में पी डी ए ओ बटे में सी ओ, ये बराबर आ गया है ना। अगर ये बराबर आ गया है, ये बराबर कब होता है भाई अनुपात? जब रेखाएं हमारी समांतर हो, यानी कि पी ओ और डी सी एक दूसरे के समांतर यहां पर हो जाएंगी। मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरी रेखा है पी ओ वो समांतर हो जाएगी यहां पर डी सी के। कैसे हुआ है ये? विलोम प्रमेय का इस्तेमाल यहां पर हमने किया है। कौन सी वाली विलोम प्रमेय का? बीपीटी जो विलोम हमारी प्रमेय है उससे हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया है। हमें सिद्ध क्या करना था कि भाई ए बी और डी सी हमारी समांतर रेखाएं हैं, तभी हमारा ये समलंब चतुर्भुज होगा। लेकिन हमने अभी पीओ समांतर सी डी किया है। हमने क्या किया था भाई? पीओ समांतर किसके है? ए बी के, और पीओ यहां पर डी सी के भी समांतर है। तो जो हमारी ए बी और डी सी हैं ये भी तो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ए बी और डी सी दोनों पीओ के समांतर हैं तो आपस में भी वो समांतर हो जाएंगी। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ए बी समांतर है यहां पर डी सी के। अगर ये एक दूसरे के समांतर हमारी आ गई हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी सी डी जो भी हमारा ये चतुर्भुज है ये समलंब हो जाएगा। यहां पर लिख दूंगा ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया कंप्लीट। इसी 10वें क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 6.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जो भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 10वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोज, गणित की, विज्ञान की इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ जो हमारा 6 है उसकी जो भी अन्य वीडियोज हैं, परिचय, प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3, इन सभी की अलग अलग वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और पाठ को कंप्लीट कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।